नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, यह हमारा जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल जैव विविधता के चैप्टर की। और इस चैप्टर के भी हमारे ऑलरेडी 1 से 2 लेक्चर हो चुके हैं। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट और इसके आगे के कुछ अन्य चैप्टर्स के बारे में। अगर समय रहता है तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर कवर कर सकें, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं। देखिए, पॉलिटी के डिस्कशन को अगर आप छोड़ रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं अपने लिए। लगभग 20 क्वेश्चन वहाँ से बनते ही बनते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में लेने का प्रयास ना करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाने की प्रयास, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जा सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जाने का प्रयास कीजिए। फिलहाल आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले वही पुरानी बात जो आप लोग नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर लिया करिए। और साथ ही साथ अन्य मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोग भी देख रहे हैं किस प्रकार से आप लोगों के पीछे मेहनत किया जा रहा है। और अभी तक अगर बात किया जाए यूट्यूब से कुछ मिलने की तो कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। तो जैसा आप लोगों की इच्छा हो, जैसी आप लोगों की मर्जी हो, वैसा थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा सहयोग देते चलिए। चलिए, फिलहाल जो है हम लोग डिस्कशन की बात करते हैं। रोज़ रोज़ ये चीज़ें कहना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन मैं लाइक करने के लिए भी कभी कभी भूल जाता हूँ, नहीं बोलता हूँ। और आप लोग निश्चित रूप से नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं जाना इन सब चीज़ों में। फिलहाल आइए छोड़िए इन सब चीज़ों को। देखिए, हॉट स्पॉट की अगर बात करें तो सबसे पहले इस हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग जो है एक व्यक्ति थे नॉर्मन मायर्स, जिनके द्वारा किया गया था वर्ष 1988 में, ठीक है। अब ये होता क्या है हॉट स्पॉट क्षेत्र? देखिए, मान लीजिए कि यह आपके घर का या आपके गांव का कोई बगीचा है। आपके गांव में एक बेर का पेड़ पाया जाता है, ठीक है। वह बेर थोड़ी सी काली होती है, ठीक है। अब यह काली बेर सिर्फ आपके गांव के कुछ एरिया में निश्चित रूप से पाई जाती है, अन्य कहीं नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब आपके गांव के इस बगीचे में इस बेर की लगभग 10 पेड़ जो है इस बेर के लगे हुए हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9 और 10 पेड़ जो है वह लगे हुए हैं इस बेर के। क्योंकि यह सिर्फ आपके गांव के क्षेत्र के आसपास मिलती है तो यह आपके गांव की एक स्थानिक बेर मानी जाएगी, मतलब मूलतः वह बेर वहीं मिलती है, ठीक है। अब इसको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाएगा इस कारण से? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, होगा क्या कि इस बेर की जब 70% प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, यानी कि 10 था तो 7 पेड़ जो है हमारे जो है वह नष्ट हो गए, जो कि प्राथमिक स्तर के थे। मतलब आपने जिन पेड़ों को अपने बचपन में देखा था कि वह बड़े थे, काफ़ी पुराने थे, फिलहाल आपकी युवावस्था में वह पेड़ अब नहीं है, वह नष्ट हो चुके हैं। तो ऐसे जगहों को, ऐसे क्षेत्रों को हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। सामान्यतः लगभग 1500 से अधिक स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए किसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित करने के लिए। और इसके अलावा उस क्षेत्र की 70% प्राथमिक वनस्पति जो है वह नष्ट होनी चाहिए। इन 2 कंडीशनों को जो क्षेत्र पूर्ण करते हैं उनको हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अब एक अन्य कंडीशन आती है, एक अन्य तरीके का हॉट स्पॉट आता है जिसको बोला जाता है हॉटेस्ट हॉट स्पॉट, या फिर अत्यधिक तप्त स्थल बोला जाता है, या अत्यधिक हॉट स्पॉट क्षेत्र बोला जाता है। इन अत्यधिक तप्त स्थल या अत्यधिक, बताइए, हॉट स्पॉट क्षेत्र या हॉटेस्ट हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या होते हैं यह जान लीजिए। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर स्थानिक प्रजातियों की बहुतायत होती है अपेक्षाकृत पहले वाले से ज़्यादा, ठीक है। विश्व के जिन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं उन क्षेत्रों को जो है अत्यधिक तप्त स्थल या अत्यधिक हॉट स्पॉट क्षेत्र बोला जाता है। फिलहाल वर्तमान में विश्व में कुल 8 ऐसे हॉटेस्ट हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जिनमें से भारत के भी 2 क्षेत्र शामिल हैं हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में, ठीक है। फिलहाल आइए बात करते हैं भारत के बारे में और चलते हैं थोड़ा सा मैप की तरफ और वहाँ से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, इस चीज़ से तो आप लोग अच्छे से सुपरिचित होंगे कि भारत जो है पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग रखता है। तो 2.4% जो है भारत में पाया जाता है। पूरे विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उतने भूभाग का हिस्सा, ठीक है। लेकिन विश्व की लगभग 8% जैव विविधता हमारे भारत देश में पाई जाती है, ठीक है। यानी कि जैव विविधता के मामले में हम विश्व में संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अत्यधिक संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। संपूर्ण विश्व का 8% बायोडाइवर्सिटी हमारे भारत देश में मिलता है, ठीक है।
अब भारत देश में कहाँ कहाँ और कैसी कैसी जगहों पर मिलता है, तो आइए मैप से चलते हैं, वहाँ से और अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यह है आपका वो मैप जहाँ पर पूरी तरीके से भारत की जैव विविधता के बारे में बात की गई है। सबसे पहले भारत में कुल कितने जैव विविधता के क्षेत्र पाए जाते हैं, तो भारत में कुल 4 जैव विविधता के क्षेत्र हैं। पहला तो है पूर्वी हिमालयी क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र है, दूसरा है इंडो बर्मा का क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, और चौथा है सुंडालैंड जिसके अंतर्गत निकोबार द्वीप समूह हमारे भारत का है। ठीक है, तो इन सब के बारे में बारी बारी से देखेंगे, लेकिन पहले मोटा मोटी समझिए आप कि जो हिमालय क्षेत्र है वह कहाँ से कहाँ तक है। तो हिमालय क्षेत्र ये वाला एरिया कवर करता है, ठीक है, ये ऊपर तक निकल जाइए। उसके बाद इंडो बर्मा क्षेत्र कौन सा एरिया कवर करता है, तो इंडो बर्मा ये वाला क्षेत्र जो है वह इंडो बर्मा के लिए, देखिए यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है ना, यह वाला क्षेत्र जो है वह इंडो बर्मा हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद अगर दूसरे क्षेत्र में चलें तो किसकी बात की गई है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका की। तो यह क्षेत्र आता है पश्चिमी घाट और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें हॉट स्पॉट की विविधता है। और सबसे अंत में आता है यह सुंडालैंड, सुंडालैंड के अंतर्गत जो है वह आता है यहाँ पर देखिए, ये निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र, ठीक है, जिसमें ट्रिनिकेट और नाउकारी द्वीप समूह भी शामिल हैं, ठीक है, और ग्रेट निकोबार भी है। ठीक, तो अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते चलते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हिमालय क्षेत्र के बारे में। स्लाइड कहाँ गई, ये रही, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हिमालय क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट क्षेत्र, यानी कि ये नंबर 1 वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत भारत का उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण मध्य भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण मध्य भाग और नेपाल और भूटान के क्षेत्र, ये यहाँ तक यह पूरा का पूरा फैला हुआ है हिमालयी हॉट स्पॉट क्षेत्र, ठीक है। अगर भौगोलिक दृष्टि से माने तो यह हिमालय जो है वह एक यंग फोल्डेड माउंटेन है, जिसके बारे में हम लोग ज्योग्राफी में बात करेंगे। फिलहाल जैव विविधता पर अगर पूरी तरीके से फोकस करें तो यह जो क्षेत्र है वह अत्यधिक वर्षा के कारण या अत्यधिक वर्षा पाई जाने के कारण इस क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वह जो है सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वर्षा और तापमान की दृष्टि ऐसी अनुकूलित है जिस कारण यहाँ पर जीव जंतु और वृक्ष तथा वनस्पतियों की ढेरों स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हिमालय पर अधिक ऊंचाई पर हम लोग जाएँ तो वहाँ पर वृक्षों के कुछ प्रकार आएंगे। मैं नाम ले रहा हूँ, डायरेक्ट प्रश्न आता है। सिरका स्टेरेसिया, ब्यूटोमेसिया और बताइए, और है स्टेकी यूरेसिया। डायरेक्ट प्रश्न कई बार पूछे गए, ठीक है। अत्यधिक ऊंचाई पर यदि आप हिमालय पर जाएंगे तो वहाँ पर यह 3 प्रकार के पेड़ आपको दिखने को मिलते हैं। एक है सिरका स्टेरेसिया, दूसरा है ब्यूटेमेसिया और तीसरा है स्टेकी यूरेसिया, ठीक है। अब बात करें इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जीवों के बारे में, तो यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा देखने को मिल जाएगा, जंगली एशियाई भैंस मिल जाएगी, और साथ ही साथ पिग्मी हाक, लंगूर, एशियाई जंगली भैंसा, जंगली कुत्ता, स्लोथ भालू, हिम तेंदुआ, गौर, और गौर के अलावा बताइए, गौर के अलावा मुंट, जैक, गंगा की डॉल्फिन, स्वैम्प हिरन, नामदफा में उड़ने वाली गिलहरी भी, ठीक है। यह नामदफा की उड़ने वाली गिलहरी जो है यह IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी वाले जीव है, ठीक है, अति संकटग्रस्त जीव है IUCN की श्रेणी में, ठीक है। और यह नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हिमालयन कोयल और पर्वतीय बटेर, चियर फिजेट और सुनहरा लंगूर और हिमालयन ताहर भी मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरे वाले की, दूसरा वाला यानी कि ये वाला क्षेत्र की बात करें तो यह आता है इंडो बर्मा क्षेत्र के अंतर्गत। इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो इंडो बर्मा क्षेत्र जो है यह पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक फैला हुआ है। इसमें भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का दक्षिणी भाग, म्यांमार, दक्षिणी चीन का यूनान क्षेत्र, यह सब आता है। और साथ ही साथ लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड भी इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, ठीक है। इंडो बर्मा हॉट स्पॉट क्षेत्र देखिए यह अत्यधिक वनों से घिरा हुआ है, ठीक है, और मानव अतिक्रमण और पर्यावरण असंतुलन के कारण यह जो है संकटग्रस्त स्थिति में है, ठीक है। यहाँ पर भी अच्छी खासी स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन स्थानिक प्रजातियों में पाए जाने वाले जीव हैं, देखिए दूसरा कहाँ बताया गया, ये, ठीक है। ढेरों बंदर की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे बंदर, लंगूर, गिब्बन,
ठीक है। और इसके अलावा लीफ डियर, साओला, अदरक यहाँ की स्थानिक प्रजाति का पौधा है। और उत्तर पूर्वी भारत का, ये देखिए कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है। उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी चीन का यूनान प्रांत इसके अंतर्गत आता है, इंडो बर्मा क्षेत्र के अंतर्गत। फिर बात करें अगर हम लोग तीसरे यानी कि इस वाले पार्ट की, जो कि है हमारा यह पश्चिमी घाट और श्रीलंका, ठीक है। तो यह जो है भारत के किस क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी के उच्च भूमि में, ठीक है। ये वाले हिस्से में श्रीलंका के, ऐसे है ना श्रीलंका, तो ये वाले हिस्से में, ठीक है, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। यहाँ पर भी अत्यधिक वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ पर वर्षा वन और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस पश्चिमी घाट को स्थानिक रूप में सह्याद्री पर्वत चोटी भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले जीवों की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक पीपर, कार्डेमम यहाँ का जो है स्थानिक प्रजातियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पर उभयचरी प्रजातियों की सभी बहुत ढेर सारी संख्या है और सरीसृप प्रजातियों की भी ढेरों संख्या है। यहाँ पर पाए जाने वाला एक लायन टेल्ड मकान, शेर पूछ बंदर जो है यहाँ का एक ऐसा प्राणी है जो कि IUCN की लिस्ट में संकटग्रस्त जीव की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब बात करें सबसे अंतिम वाले यानी चौथे वाले भाग की, जो कि है सुंडा लैंड जिसको बोला जाता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इंडो मलाया द्वीप समूह के पश्चिमी भाग तक फैला हुआ है यह सुंडा लैंड, ठीक है। सुंडा लैंड को 2013 में वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सुंडा लैंड को वर्ष 2013 में वर्ल्ड बायोस्फीयर क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ पाई जाने वाली अगर विविधताओं के बारे में बात करें तो बताइए कौन कौन सी विविधता हैं। अरे नीचे देख लीजिए, ये है ना 4 नंबर के लिए, मैंग्रोव, कोरल रीफ, सिग्रस बेड, वेल, डुगोंग, कछुआ, मगरमच्छ और प्राण यहाँ की जो है मुख्य प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा सुंडालैंड हॉट स्पॉट के अंतर्गत जो जो क्षेत्र शामिल है वह यहाँ पर दिया हुआ है, कि स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। यह सारी बातें हो गई हमारी हॉट स्पॉट क्षेत्र के बारे में। अब यह किस संरक्षण तकनीक के अंतर्गत आता है, तो यह आता है इन सीटू संरक्षण तकनीक के अंतर्गत। मतलब इन सीटू में क्या होता है, जो प्रजातियां जहां होती हैं उनका वहीं पर संरक्षण कर दिया जाता है। अभी इसके बारे में इस चैप्टर के बाद हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है, वह भी इसी बुक में आगे आएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं सीधे प्रश्नोत्तर की तरफ और बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के बारे में। फिलहाल यहाँ से एग्जिट तो करें, चलिए आ गए हम वहाँ जहाँ से शुरुआत की थी। चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ, बात करते हैं हमारे आज के चैप्टर के पहले प्रश्न के बारे में। वैसे वर्ल्ड में कुल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्षेत्र है, तो वर्ल्ड में कुल मिलाकर के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्षेत्र है, जिसमें 36वां बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्षेत्र को वर्ष 2016 में घोषित किया गया था। यह जो है अमेरिका का तटीय मैदान है, उत्तरी अमेरिका का तटीय मैदान है, जिसको कि 36वां जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। चल बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला पूर्वी हिमालय, दूसरा पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और तीसरा उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। वैसे आपको जो है एक मैं फेसबुक पेज पे या फिर टेलीग्राम चैनल पर एक स्क्रीनशॉट जो है, एक इमेज जो है वह शेयर कर दूंगा, जिसमें विश्व के सभी 36 जो है 36 के 36 बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र दिए हुए होंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। केवल और केवल दिए गए विकल्पों में से पूर्वी हिमालय जो है वह हॉट स्पॉट का क्षेत्र है, ठीक। चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न को देखें, इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को भी। पूर्वी हिमालय या ईस्टर्न हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थलों में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिमी नहीं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, और भूमध्य सागरीय बेसिन भी, ठीक। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉट स्पॉट हैं। ए पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, बी पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, सी पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट या डी पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट नहीं, ध्यान रखिएगा,
नेक्स्ट इसको देख लीजिए। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जारी जैव विविधता के प्रखर स्थलों या तप्त स्थलों की अद्यतन सूची में विश्व के कुल 36 स्थल सूचीबद्ध हैं, जिसमें भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय के क्षेत्र को बारे में बताया गया है। फरवरी 2016 में CEPF या क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड के द्वारा उत्तर अमेरिका के तटीय मैदानों को 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, वैसे ये है क्या CEPF देखिए एक प्रकार का ज्वाइंट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत जो कि है किसका किसका ज्वाइंट इनिशिएटिव है, यह है EU का, GEF का, गवर्नमेंट ऑफ जापान, और इसका जो वर्तमान हेड है वह कहाँ हेड क्वार्टर है वह कहाँ पर है, यह है अर्लिंगटन वर्जीनिया में। ठीक है, अर्लिंगटन है, अर्लिंगटन अमेरिका के वर्जीनिया के अर्लिंगटन में CEPF का मुख्यालय है। ठीक है, वर्जीनिया, क्या लिख रहा हूँ मैं, अमेरिका के वर्जीनिया में CEPF का हेडक्वार्टर है, और सन 2000 में यह हेडक्वार्टर बनाया गया था, यह फंड जो है वह बनाया गया था CEPF। ठीक है, जो कि एक ज्वाइंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, किसका किसका, यूरोपियन यूनियन, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड और गवर्नमेंट ऑफ जापान का, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। दूसरा, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट उत्तर पूर्वी अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, तो जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2, क्योंकि अंडमान द्वीप समूह शामिल नहीं है हॉटस्पॉट क्षेत्र में। ठीक है, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी घाट है ना, सारी चीज़ें हैं ना। देखिए, भारत के जो 4 जैव विविधता स्थल हैं वहाँ आपको बार बार बताया गया है, वह है हिमालयी क्षेत्र, हिंदू बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, और इसी के साथ साथ सुंडा लैंड। ठीक है, अंडमान नहीं है उसमें। देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, ये हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार सीमा और सुंडा लैंड। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, या हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी थार का रेगिस्तान, या फिर डी बंगाल की खाड़ी। तो डायरेक्ट आंसर पश्चिमी घाट। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 विशाल देशों के कुल स्तनधारियों का 7.6%, पक्षियों का 12.6%, सरीसृपों का, ये सब डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कहाँ, मेंस की आंसर राइटिंग में ज़रूर ये सारे डेटा आपको अलग से कुछ न कुछ नंबर आपके ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखा करिए कभी कभी। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी गंगा का मैदान, सी मध्य भारत, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो जो सही आंसर है वह कौन सा होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानिक जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। ठीक है, और जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, भारत म्यांमार सीमा और सुंडालैंड को हॉटस्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र तथा सुंडालैंड का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? ए गंगा के मैदान, बी सुंदरवन, सी पश्चिमी घाट या डी पूर्वी घाट। जो सही आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी को भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल या फिर हॉटस्पॉट है? पहला पूर्वी घाट, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा पूर्वी हिमालय और चौथा पश्चिमी भारत। नीचे दिए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4 या डी 2, 3 और 4। 1 मिनट विचार कीजिए, शायद मैंने कुछ गलत बता दिया है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 3 को, ये यहाँ पर जो मैंने अंडमान और निकोबार को काटा था ना, यह नहीं काटना है आपको। यहाँ पर देखिए पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय की बात की गई है, ठीक है। पश्चिमी हिमालय नहीं है, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, निकोबार द्वीप समूह है और सुंडा लैंड है, ठीक है। इसी कारण से ये वाला आंसर जो है वह सही हुआ कि यहाँ पर कौन सा था, वो अंडमान निकोबार वाला क्वेश्चन नंबर 5 ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर हमने सही किया था, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा भाई, थोड़ी सी कन्फ्यूजन शुरू हो गई थी दिमाग में, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। चलिए कोई नहीं, इस पर आपने विचार कर लिया होगा अब तक। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, ठीक है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और साथ ही साथ सुंडा लैंड, ठीक। यह भारत के 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? ए गंगा का मैदान, पूर्वी भारत, गुजरात, मध्य भारत। तो हॉट स्पॉट के लिए जैव विविधता का हॉट स्पॉट दिए गए विकल्पों में से है पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। ए पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, बी विंध्य पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट, सी पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट या डी शिवालिक श्रृंखला और पूर्वी घाट। जो सही आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिमालयी श्रृंखला, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र। यह भारत के 4 जैव विविधता स्थल या प्रखर स्थल है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? ए हिमालय, बी विंध्यन, सी उत्तर पूर्वी भारत या डी पश्चिमी घाट। बताइए कौन सा नहीं है? विंध्य क्षेत्र जो है वह भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी भारत हिमालय और किस में आ जाएगा? एक तो हिमालय में आ जाएगा पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में, और दूसरे किस में? इंडो बर्मा क्षेत्र में आ जाएगा, जो शेष बचा रहेगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? देखिए हिंदी में बार बार शब्दों के साथ खिलवाड़ किया गया है, थोड़ा सा इंग्लिश वाले पे चले जाएंगे तो वहाँ हॉट स्पॉट के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान में बनाए रखिएगा। फिलहाल तो बताइए कौन कौन से उत्तेजनशील स्थल या प्रखर स्थल या तप्त स्थल माने जाते हैं? नीचे दिए कूट की सहायता से। ए पहला पूर्वी हिमालय, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा पश्चिमी हिमालय। कूट है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 4 या डी केवल 3 और 4। जो सही आंसर वह होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, बी, ठीक है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय करा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र जो है वह भारत के प्रखर स्थल या उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। यह जो है भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्रों के अंतर्गत आता है दिए गए विकल्पों में से। देखिए जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा या इंडो बर्मा सीमा और सुंडालैंड।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित कुछ तप्त स्थल या प्रखर स्थलों की नई सूची जारी की गई, जिसके अंतर्गत विश्व में अब वर्तमान में कुल 36 जो है वह हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, जिसमें भारत के पश्चिमी घाट में श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र को भी समाहित कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिमी घाट को भारत में जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी हिमालय, नहीं पूर्वी हिमालय तो है ना भाई, ऑप्शन बी भी सही है। तो यह क्वेश्चन जो है वह गलत है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट यह दोनों ही वर्तमान में हमारे पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से चार हैं? पूर्वी हिमालय है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, सुंडालैंड है और पश्चिमी घाट है। यह चार तप्त स्थल हैं। नेक्स्ट है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी थार रेगिस्तान या डी बंगाल की खाड़ी। तो जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल कौन सा होगा? पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न कि निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? नीचे दिए कूट की सहायता से आपको बताना है। पहला, 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। दूसरा, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। ए पहला, बी दूसरा पहला दूसरा, सी दूसरा तीसरा या डी पहला दूसरा और तीसरा। कौन सा जो है वह सही है बताइए। तो देखिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अगर आज सुबह का आप लोग पॉलिटी वाला लेक्चर देखे होते तो आप पहले ऑप्शन में कन्फ्यूज ना होते। 35वें और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से और 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत के एसोसिएट स्टेट या फिर संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। अपनी वानस्पतिक प्रचुरता के कारण या पेड़ पौधों की प्रचुरता के कारण सिक्किम को भारत में वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग भी माना जाता है। और यहाँ के जो मुख्य निवासी हैं वह हैं यहाँ पे रहने वाले लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग। ठीक है, देखिए 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। यह है कि निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। पहला, जाति बहुतायतता या स्पीशीज रिचनेस। दूसरा, वानस्पतिक घनत्व। तीसरा, स्थानिकता। चौथा, मानव जाति वानस्पतिक महत्व। पाँचवां, आशंकाभूत। और छठवां, वनस्पति एवं प्राणी जात का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से 3 मानक जो है वह इस संदर्भ में यानी कि जैव विविधता के प्रखर स्थलों के संदर्भ में सही है। ऑप्शन है ए 1, 2 और 6, बी 2, 4 और 6, सी 1, 3 और 5 या डी 3, 4 और 6। शुरू में ही आपको बताया गया था कि प्रखर स्थल या तप्त स्थल घोषित किए जाने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो बताइए। देखिए, वहाँ पर बहुत ढेर सारी प्रजातियाँ रहती हूँ जिसमें स्थानिक प्रजातियाँ जो हैं वह ज़्यादा हों और साथ ही साथ हमेशा यह आशंका बनी हो कि वह प्रजातियाँ कभी भी नष्ट हो सकती हैं। यह 3 मुख्य जो है वह विशेषता होती है। अगर किसी स्थल को हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाना हो तो उसके लिए या वह मानक होता है जिसके आधार पर किसी भी क्षेत्र को प्रखर स्थल या फिर हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट और अगला चैप्टर है हमारा जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण।
कि क्यों जैव विविधता जो है वह इतनी भारी मात्रा में नष्ट होती जा रही है। आइए इसको भी देख लेते हैं। प्रमुखतया देखिए, जैव विविधता जो है वह नष्ट होती जा रही है, उसका सर्वाधिक जो प्रमुख कारण है वह है उनके घरों का या उनके आवास का विखंडन। ठीक है, यह सर्वाधिक प्रमुख कारण है। कभी भी आए, कहीं पर भी आए, आपको बताइए आपका घर नहीं रहे, घर द्वार आपसे सब छीन लिया जाए तो फिर तकलीफ तो होगी, और आप कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। बस यही समस्या हो गई। हमने जो है जीवों के निवास को ही नष्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, किसी क्षेत्र में पेड़ को देखा, ठीक, पेड़ को देखा और लगे पेड़ को काटने। अब उस पेड़ पर रहने वाली चिड़िया कहाँ जाएगी? किसी दूसरे पेड़ पर जाएगी। हम गए, वो दूसरा पेड़ काट दिए। तीसरे पेड़ पर गई, तीसरा पेड़ भी हमको ज़रूरत थी, हमने काट के दरवाज़ा बना लिया उसका। चौथा पेड़ पे गई, चौथे पेड़ पर भी हम गए, काट करके उसकी खिड़की बना ली है। हम तो हर जगह चले जा रहे हैं काटने पीटने पूरी पेड़, पूरी की पूरी जो है प्रकृति को। तो इसी कारण धीरे धीरे उन पक्षियों के आवास नष्ट होते गए और धीरे धीरे वह पक्षी या उनकी संख्या में कमी आती गई। ठीक है, तो जो सर्वाधिक प्रमुख कारण है वह तो यह है, और इसके अलावा कुछ प्राकृतिक विलोपन भी होता है। कुछ पक्षी होते हैं, कुछ जीव होते हैं जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ साथ स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पाते, इस कारण वह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इसमें से कुछ खास ऐसा जो है समझने समझाने वाला प्रश्न यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि जैव विविधता के नाश का कारण है ए, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, बी, पर्यावरणीय प्रदूषण, सी, वनों का नाश, या डी, उपर्युक्त सभी। तो जो सही कारण होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। यह तीन के तीनों कारण जो है वह प्रमुखतया काम करते हैं जैव विविधता के नष्ट होने में। ठीक है, जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का ह्रास है, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, वन क्षेत्र या वनों की सघनता में कमी, औद्योगिकरण और अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी। यह सब प्रमुख कारण हैं जिनके कारण जैव विविधता जो है वह नष्ट होती जा रही है। विदेशी आक्रमण को नहीं समझ रहे हैं, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण तो ऐसे समझिए कि हम लोग के यहाँ पर जो भारत में रहने वाले थे, सिंधु लोग के जो क्षेत्र थे, जो प्राचीन लोग थे, वह कैसे नष्ट हो गए? बाहर से आर्य लोग आए, उन्होंने आक्रमण किया और धीरे धीरे यहाँ के रहने वाले मूल निवासियों को नष्ट कर दिया या स्वयं में समाहित कर लिया। इनकी अपनी अलग पहचान खो गई। ठीक इसी प्रकार से पक्षियों के संदर्भ में अभी भी होता आ रहा है। कहीं से दूर देश से पक्षियों का झुंड आया और धीरे धीरे इन पर जो है हुकूमत करने लगा या इन पर जो है राज करने लगा, और धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तित होती गई। अंततोगत्वा उन प्रजातियों की अपनी मूल विशेषता या फिर वह जो है समूह में ही वह धीरे धीरे नष्ट हो गए, वह सर्वाइव भी नहीं कर पाए। ठीक है, अब जैसे कहीं पर आप गाय को और हिरण को एक साथ बांध दीजिए, एक घास के मैदान में दो हिरण रख दीजिए। ठीक है, या मान लीजिए दो हिरण है और दो गाय रख दीजिए। घास का मैदान सीमित है, गाय ज़्यादा चारा खाएगी, हिरण कम चारा खाएगा, गाय ज़्यादा चारा खाएगी, हिरण कम चारा खाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? गाय पूरे समूचे क्षेत्र के घास को समाप्त कर देगी और बच जाएगा हिरण। हिरण के पास खाने को कुछ नहीं बचा रहेगा और अंततोगत्वा हिरण भूखमरी का शिकार होते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो यह होती है विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का प्रभाव। नेक्स्ट है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है ए, आवासीय प्रदूषण, बी, विदेशज प्रजातियों का समावेशन, सी, अत्यधिक दोहन, या डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। अब जो यही हिरण और गाय वाला एग्जाम्पल देख रहे थे, मान लीजिए घास का मैदान ही ना हो, तब हिरण कहाँ से सर्वाइव करेगा? ठीक है, तो मुख्य जो कारण है वह है प्राकृतिक आवास का विनाश। ठीक है, यह सर्वाधिक मुख्य कारण है प्राकृतिक आवास का विनाश। बाकी यह सभी सही है अपनी जगह पर, लेकिन जो सर्वाधिक मुख्य है या जो सर्वाधिक सही है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, औद्योगिक उत्पादन, नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक आवासों का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है, तो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? पहला, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा, आवास का विखंडन, तीसरा, विदेशी जातियों का संक्रमण, और चौथा, शाकाहार को प्रोत्साहन।
कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। तो शाकाहार खाने से थोड़ी ना जो है किसी प्रकार से जैव विविधता पर संकट आने वाला है, ठीक है। इसके बारे में तो बात भी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग, विदेशी जातियों का संक्रमण और आवास का विखंडन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो भूमंडलीय तापन होगा, प्राकृतिक आवास का विखंडन होगा, विदेशी जातियों का आक्रमण होगा। सेम प्रश्न है ये तो यार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। ए भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, बी हिमालय में अगम्य आवास जहाँ पर किसी को जाने न दिया जा रहा हो, सी प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती, या डी आरक्षित जीवमंडल बनाना, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व को बनाना। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों का विनाश और झूम खेती। झूम खेती जो है वह उत्तरदायी है जैव विविधता के विनाश के लिए, ठीक है। झूम खेती कैसे, लोग गए जंगल में आग लगा दी, जंगल के पेड़ नष्ट हो गए, वहाँ पे खेती खाती की, फिर जो है खेती की, फसल काटी, चले गए वहाँ से। वहाँ फिर से जब वनस्पति उगने लगी धीरे धीरे, तो फिर दूसरी जगह पर ये गए, वहाँ पर भी यही काम किया, जंगल जला लिया और वहाँ पर जो है खेती की। यहाँ से बढ़ गए दूसरी जगह, यहाँ पर भी जंगल जला दिया, यहाँ से भी खेती की, एक फसल निकाली, फिर यहाँ से लौटते लौटते यहाँ आए। यहाँ पर जब पेड़ बढ़ चुके थे तो यहाँ पर भी फिर से वही जंगल जलाया, फिर से खेती की, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यही करते रहें और जंगल में आग लगा दी, ठीक है। तो आइए देखिए, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास, प्राकृतिक आवासों में कमी के चलते जैव विविधता के समक्ष बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में झूम खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। झूम खेती के फलस्वरूप बड़े पैमानों पर वनों का नाश हुआ और भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हुई है। अगला प्रश्न है कि यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि पहला, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। दूसरा, जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तीसरा, बात करनी है पक्षियों की संख्या क्यों तेजी से घट रही है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, फोकस बनाए रखिएगा। तीसरा, पक्षियों के वास स्थान या आवास पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। और चौथा, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। ऑप्शन नीचे दिए कूट से आपको चुनना है और सही उत्तर बताना है। ए है 1 तथा 2 सही है, बी 2 तथा 3 सही है, सी 3 तथा 4 सही है, या डी 1 तथा 4 सही है। देखिए, शुरू के जो तो कारण है यह कारण हो सकते हैं, लेकिन 100% यह सही नहीं है। पहला चीज़ तो दूसरा वाला तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जैविक कीटनाशक और जैविक उर्वरकों की बात हुई है, ठीक है, जिनका पर्यावरण पर किसी भी प्रकार से दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। और शिकारियों की संख्या में हुई असाधारण वृद्धि के कारण हम रिजर्व वगैरह बना करके शिकारियों को जो है रोक लगा सकते हैं, कानून बना करके शिकारियों को शिकार करने से प्रतिबंधित कर सकते हैं। लेकिन अब इनका घर ही नष्ट हो गया, खेतों में हमने रासायनिक उर्वरक डाल दिए, मच्छर भगाने वाली कुछ ऐसे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया, वो गलियों मोहल्लों में केरोसिन डाल करके वो जो धुआं उड़ाते हुए गाड़ी चलती है, उससे मच्छर तो मरते ही मरते हैं, आप भी घर के अंदर भाग आते हैं। तो पक्षियों का क्या हाल होता होगा, ज़रा इस पर विचार कीजिएगा कभी, ठीक है। तो जो तो प्रमुख सर्वाधिक कारण है वह है ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी कि सी वाला जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। भारत की आबादी में तो प्रगति हो रही है उत्तरोत्तर, लेकिन पक्षियों की संख्या में गिरावट का कारण इनके वास स्थान में व्यापक तौर पर कटौती, कीटनाशक दवाओं या रासायनिक उर्वरकों और मच्छर को भगाने वाली दवाओं का अत्यधिक प्रयोग है। अगला प्रश्न कथन और कारण के रूप में है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कथन है कि ए उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। कारण आ रहा है कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। नीचे दिए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है।
पी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही किंतु आर गलत है। और डी, ए गलत किंतु आर सही है। जरा सा तितली पर ध्यान दीजिए तो कैसी होती है। बहुत हल्की फुल्की और नाजुक सी तितली होती है। उसको छू देते हैं कभी कभी, हम लोग पहले पकड़ते थे ना, पहले गली मोहल्लों में भी दिखती थी तितलियाँ, अब वह ख़त्म हो चुकी हैं। तो उनको हम छू भी देते थे तो कुछ तितलियाँ तो जो है वह उसमें भी उनको मृत्यु या उनकी मृत्यु जो है वह हो जाती थी। ठीक है, तो जब उच्च अक्षांशों पे ये पाएंगे, ऐसी जगहों पर यह तितलियां अगर मिल गई जहाँ पर तापमान या टेम्परेचर अधिक ज़्यादा या अधिक कम है, तो वहाँ पर कैसे इनका वास हो पाएगा बताइए? नहीं हो पाएगा ना, वहाँ पर ये जी ही नहीं पाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि तितलियाँ कम तापमान में नहीं रह सकती होंगी। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा अनुकूलित होता है इस प्रकार के जीवों के लिए। ठीक है, यहाँ पर नाना प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के जीव, छोटे छोटे रंग बिरंगे जुगनू तितली ये सब दिखती रहती हैं। ठीक, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, उष्ण और गर्म जलवायु क्षेत्र जो है वह तितलियों के प्रजनन के लिए या तितलियों के निवास के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। थोड़ा सा अगर साइंस की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में चलते हैं, तब करते हैं। देखिए, तितलियां देखिए यह कोल्ड ब्लडेड प्राणी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड जीव होती हैं। ठीक है, अब यह कोल्ड ब्लडेड या अनियत तापी प्राणी क्या चीज़ होता है? देखिए, ऐसे प्राणी जो शरीर के तापमान को स्वयं से अनुकूलित नहीं कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें बाहरी वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, उनको बोला जाता है अनियत तापी। ठीक है, उनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड, जो बाहर के वातावरण के साथ साथ अपने शरीर में अनुकूलित परिवर्तन या फिर अपने शरीर को उस वातावरण के अनुकूल ना बना सके, उनको कोल्ड ब्लडेड प्राणी की संज्ञा दी जाती है। अब तितलियां जो है वह ठंडे तापमान में अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वह उसके हिसाब से अनुकूलित नहीं हो पाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि उनकी मृत्यु हो जाती है जल्दी ही। इसीलिए तितलियों के रहने का जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वह है उष्ण और गर्म जलवायु वाला क्षेत्र। और यही कारण है कि तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां जो है वह उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। तितलियां अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती, ये तो यहीं से देख लिया। ठीक है, परिणाम स्वरूप इनके शरीर का तापमान इनके आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है और बहुत कम तापमान पर इनके लिए उड़ान भरना संभव नहीं होगा, जीवन ही संभव नहीं होगा, उड़ेंगे नहीं तो लोग पकड़ लेंगे। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। बी, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से। सी, जलवायु परिवर्तन से। या डी, जल प्रदूषण से। तो जैव विविधता को जो अधिकतम संकट है वह है प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। ठीक है, प्राकृतिक निवास जहाँ आ जाए बस आंख बंद करके उसको लगा दीजिएगा। यद्यपि उपयुक्त चारों कारों सही है, प्रभावित भी करते हैं जैव विविधता को, लेकिन प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश जैव विविधता को अधिकतम संकट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के निवास से ही बड़ी मात्रा में जैव विविधता का ह्रास होता है, क्योंकि इस स्थिति में जीव जंतुओं और वनस्पतियों को अनुकूलन का अवसर भी नहीं मिल पाता है। भाई, अनुकूल रहने के लिए, अनुकूलित होने के लिए आपको घर चाहिए, घर ही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है या कहीं पर भी जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? ठीक है, उत्तराखंड छोड़ दीजिए। ए, सड़कों का विस्तार। बी, नगरीकरण। सी, बंजर भूमि का वनीकरण। या डी, कृषि का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बंजर भूमि है, कोई भूमि बेकार है, वहाँ पर अगर उसका वनीकरण किया जा रहा है तो वहाँ पर जैव विविधता धीरे धीरे बढ़ेगी, न कि कम होगी। ठीक है, पक्षी तो रहने आएंगे, मान लीजिए पेड़ एक ही प्रकार का लगा दिए, लेकिन पक्षी तो अलग अलग प्रकार के रहेंगे। ठीक है, और बाकी अन्य सभी कारण, सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, कृषि जितनी ज़्यादा बढ़ेगी जैव विविधता उतनी ज़्यादा ह्रास होती जाएगी। ठीक, देखिए, बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विकास में सहायक है, न कि इससे जैव विविधता में ह्रास होता है। इस प्रकार बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। इसके विपरीत सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार जैव विविधता के ह्रास के उत्तरदायी कारणों में शामिल होता है या शामिल है। अंतिम प्रश्न इस पूरे लेक्चर का कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, बी, मध्य व्यवधान, सी, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, या डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। क्या पूछ रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता में बढ़ोतरी के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है। तो पोषण स्तरों की कम संख्या, जितना ज़्यादा पोषण स्तर होगा, पोषण वाले चैप्टर में बताया गया था आपको, जितना ज़्यादा पोषण स्तर गंभीर होगा उतना ज़्यादा जैव विविधता बढ़ेगी। ठीक है, तो किसी भी लेक्चर को छोड़ेंगे तो नुकसान तो होगा ही। देखिए, पोषण स्तरों की कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि कुल जैव विविधता में कमी हो जाती है। वहीं जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, उसकी आयु और इसमें होने वाले मध्य व्यवधान जो है, यह सभी सहायक होते हैं। ठीक है, तो पोषण वाले चैप्टर को अगर ध्यान ना आ रहा हो तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में यही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जैव विविधता के संरक्षण के बारे में, जिसमें इन सिटू और एक्स सिटू दोनों को देखेंगे। भरे पवित्र झील, उपवन जीव मंडल, निचय राष्ट्रीय जीव उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, घरेलू बगीचे, पौधे, पवित्र पौधे, बीज बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, प्राणी बगीचा, वनस्पति बगीचा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। चिड़ियाघर उड़ियाघर सब देख डालेंगे। ठीक है, मोटा मोटी देखेंगे, बाकी डिटेल में इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा, इसके बाद वाले चैप्टर में मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।